मैं प्रकाश पवार भाई साहब आपसे जरा एक दो चीजें समझ लूं, क्योंकि महाराष्ट्र मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सब सीटों पे है, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पे चौथे फेज का चुनाव है। मुझसे दो चीजें हैं, एक तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं इसलिए बार बार जम्मू कश्मीर को ले रहा हूं कि उनकी बात करना जरूरी है, उनकी बात नेशनल मीडिया में होती नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में, क्यों नहीं बीजेपी श्रीनगर में जाने की हिम्मत की है, एक। दूसरा, महाराष्ट्र में मेरे पास दो तरह की खबरें आ रही हैं, आज सुबह भी बात हुई। एक तो इसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को इस समय अनचैलेंज्ड है, उनको सिंपैथी के साथ साथ इज्जत और पूरा ध्यान मिल रहा है। जो महाराष्ट्र इररिस्पेक्टिव वो मराठी हैं या नहीं है, लोग उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हो रहे हैं। दूसरी लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि शरद पवार साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें एक दो चार लोग मेरे जो जानने वाले वो कहते हैं कि उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक मेरे दूसरे जानने वाले आज सुबह बात हुई, कह रहे हैं नहीं, शरद पवार साहब का मामला अब अच्छा नहीं रह गया है। तो फोर्थ फेज के में आपको इस समय कैसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कुछ कर पा रहा है या अच्छा प्रदर्शन करेगा? आपका इस पे एक छोटा सा टिप्पणी। देखिए आनंद साहब, ऐसा है कि फिलहाल में तो जो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, तीसरे चरण तक की तो परिस्थिति बीजेपी को बहुत मुश्किल वाली रही है एकंदर ही। अभी चौथे चरण का जो है उसके अंदर आपने जैसा बोला वैसे करीब करीब 9-10 सीटों का सारा मेल है। लेकिन अभी क्या हुआ है, दो चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान जानबूझकर आकर्षित करना चाहूंगा कि अपना जो बीजेपी जो बोलते हैं ना, अभी हम बोलते हैं कि एकदम आखिरी क्या बोलते हैं उसको, पड़ाव पे उतर गई है, यानी उसने सारी मर्यादा लांघ दी है। देखिए कल से इन्होंने एक बातें चलाई है कि भारत के अंदर की मुस्लिम आबादी बड़ी बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है। एक इन्होंने जो नैरेटिव चलाया, मैं ऐसा समझता हूं कि ये एकदम और इसका तो इलेक्शन कमिश्नर ने संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा जो और भी आप देखेंगे कि सैम पित्रोड़ा वाला जो बयान है, हालांकि सैम पित्रोड़ा ने जो बोला है वो नॉर्मल बातें बोली है, उन्होंने कोई ये कोई बातें गलत बोली नहीं है। जो उनका अगर पूरा का पूरा बयान अगर आप शांति से सुनेंगे तो सैम पित्रोड़ा ने बोला क्या है, वो बोलता कि भारत जो है ये डाइवर्सिटी में रहने वाला देश है। यहाँ पे जो हम लोग उधर जाते हैं दक्षिण में तो हम इडली खाना पसंद करते हैं, इधर आते हैं गुजरात में तो हम ढोकला खाना पसंद करते हैं। और ये हमारी जो उधर के जो लोग हैं वो अफ्रीका के जैसे दिखते, इधर के जो लोग हैं वो इधर के जैसे दिखते। ये उन्होंने सिर्फ यानी वो एक नैरेटिव यानी क्या बोलते उल्लेख किया उस बात का। लेकिन अभी जीव तरीके से बीजेपी के पास के सारे मुद्दे खत्म हो गए, तो अभी क्या बोलते उसको कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात आ गई है। जब इनपे जान पे आ पड़ी है तो इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ कर ये हमारे मराठी भाषा के अंदर बोलते कि सारे हलकट गिरी पे ये उतर गए हैं, इतना मैं क्लियर कट बोलूंगा। और उसके अंदर जो भी दूसरा विपक्ष है इसके अंदर थोड़ा देखिए उनको अभी मुद्दे ध्यान में नहीं आ रही कि एक्चुअली मुद्दे कौन से उठाना चाहिए। हालांकि फिलहाल के अंदर जो वैक्सीन हमने इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, अमका किया ढमका दिया, ऐसे मोदी जी जिसके गुणगान गा रहे थे और जो सर्टिफिकेट के ऊपर अपना फोटो छपवा के लोगों को रिलीज करवाया, वो उसके बारे में तो अभी पूरे दुनिया भर में बवाल उठा है कि ये वैक्सीन के कारण कैसे मौतें हो रही है, कितनी कितनी अलग अलग बीमारियां हो रही है। ये तो मुद्दा उठाना चाहिए ना। ये तो मोदी जी ने तो बड़े इससे दिया कि देखो हमने इतना दिया, मुफ्त में दिया। मुफ्त में थोड़ी दिया, यानी क्या कंपनी ने फोकट में दिया क्या? 17 रुपए का वैक्सीन हमने 5 करोड़ डोसेज बना लिए, लेकिन गवर्नमेंट ले नहीं रही है। हम तो 17 रुपए में वैक्सीन देने को तैयार है, ऐसा वो आधार पूनावाला का स्टेटमेंट है। और वो 17 रुपए का 17 रुपीज का वैक्सीन इन लोगों ने 700 रुपए में खरीदा, यानी कितना ज्यादा भ्रष्टाचार किया। और ये तो बात अभी क्लियर हो गई कि किस तरीके से इन्होंने उसके पास से घूस खाई, वो क्या बोलती इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए वगैरह। ये ऐसे जो सॉलिड मुद्दे है ना। अच्छा, उसके बाद में अभी लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, ये वर्ल्ड डेटा है, रिकॉर्ड है दुनिया भर में। और उसके बाद में कंपनी ने मान लिया कि भाई हमारे वैक्सीन के कारण ऐसी ऐसी मौतें हो रही है और हम मानते हैं इसको कि ये ऐसे ऐसे इसके एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये तो मोदी जी ने जाके गए वहां पे, वो लेके क्या मोदी जी डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है या उसके अंदर के सलाहकार है? इन्होंने खुद ही बोला है ना, इसके अंदर खुद ही आई है कि नहीं मैं दे रहा हूँ, ये लाया मैंने वैक्सीन लाया और मोदी जी ने वैक्सीन बनाया। तो ये मुद्दा उठाना चाहिए ना विपक्ष ने।
ये नई वो मुद्दे लेकर कोई फायदा नहीं है इनको। तो ये अगर ये इस तरीके से हलकटगिरी पे उतर गए हैं कि मुस्लिम आबादी, सैम पित्रोड़ा, वो मंगलसूत्र, भैंस, उसके बाद में सोना वगैरह क्या क्या उठा रहे हैं, ये क्या पंतप्रधान को शोभा देने वाली बातें है क्या? जिस तरीके से कल का भी पंतप्रधान मोदी का जिस तरीके से ये था कि मैं मेरा अपमान सहन कर सकता हूं लेकिन मेरे देशवासियों का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं, ये सारी बातें मुझे सारा देख के बड़ा दुख हो रहा है आनंद जी, बिल्कुल दुख हो रहा है। मैं प्रकाश भाई लेकिन आपकी एक वक्तव्य जम्मू कश्मीर पे भी चाहूंगा, वो एक छोटा वक्तव्य। श्रीनगर में बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है? पिछले 40 साल से लड़ती थी, आज क्यों भाग गई है श्रीनगर में? क्यों नहीं अपना कैंडिडेट लड़ा रही है? नहीं, जो जिसका रिजल्ट उनको मालूम है वो उसमें क्यों लड़ेंगे? सीधा सीधा बात है, उनको मालूम है कि हम लोग हारने वाले हैं, तो अभी कम से कम उनके पास में ये बोलने के लिए हो जाएगा ना, नहीं भाई हमने वहां हमारा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था। उम्मीदवार खड़ा करने के बाद में जब उनको मालूम है कि उसका डिपॉजिट जब्त होने वाला है, अनामत जब्त होने वाली है, तो वो काहे के लिए खड़े करेंगे? ऐसे तो कई स्टेट के अंदर उन्होंने खड़े नहीं किए ना। ये जो हमारी देखिए, मैंने तो ये देखा है, ये इधर जो अपना ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इधर भी तो खड़े नहीं कर रहे ना मेरे ख्याल से। वो इधर भी कहाँ खड़े हैं कि खड़े हैं? और ये जो बाकी की अपनी जो 7 सिस्टर्स 8 सिस्टर्स है उधर नागालैंड, सिक्किम वगैरह, उधर भी एक थी, अभी कुल मिला के 8 में से 2 इनके पास में थी अभी तक के, और उधर 10 जो है 2 सीट वाले जो स्टेट्स है, और 10 में से 6 उनके पास में थी। उधर की भी परिस्थिति है। इनको जो मालूम है कि हम ये मुकाबला पूरा हारने वाले हैं, तो उससे बेटर है कि लड़ो मत। बोलने के लिए हो जाएगा कि देखो हमने वो लड़े नहीं करके हम तो लड़े ही नहीं तो उनको तो मालूम है कि हारने वाले, 100% हारने वाले, डिपॉजिट जब्त हो जाएगा इस एरिया में उनका। इसीलिए इन्होंने कश्मीर में खड़ा नहीं। और दूसरी बात में ऐसा है कि देखो अभी परसों को एक स्टेटमेंट आया था कि इन्होंने 370 क्यों हटाया कश्मीर का, क्योंकि वहां की जमीनें इनको अडानी अंबानी को देने थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अनमोल उनको वहां पे ये कंटेंट मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं, तो इसलिए उनको देना है। उसी तरीके से वो जो वहां पे ये हो रहा है क्या बोलते हैं उसको, मणिपुर के अंदर भी वही हालत है। उन पहाड़ों के अंदर इतना अनमोल खजाना है, तो इसीलिए वो पहाड़ों के अंदर रहने वाले जो आदिवासी है उनको हकालने के लिए उन्होंने सारी बातें करी है। ये सारा का सारा चल रहा है, ये कोई अभी छुपी हुई बात रही नहीं है इनकी। इनका कोई भी भाजपा का अभी का फिलहाल में कोई भी जो मुंह है, ये मुंह देश हित के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी। प्रकाश भाई साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, एक कल परसों से एक चर्चा और चल रही है, जब इन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया, महाराष्ट्र से काफी इंडस्ट्री को ये गुजरात ले गए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और ये इलेक्शन का इशू भी है। एक नई खबर ये आ रही है कि रेवंत रेड्डी के साथ टेस्ला कंपनी ने तेलंगाना में कोई प्लांट लगाने की बात करी थी। मोदी जी उसको प्रेशर डाल रहे थे टेस्ला के एलन मस्क के ऊपर कि नहीं नहीं वो गुजरात में लगना चाहिए, गुजरात में लगना चाहिए। तो 2 कारणों से एलन मस्क ने उसको हिंदुस्तान में आना था। इन लोगों के कार्यक्रम 2-2, 4-4, 6-6 महीने पहले डिसाइड हो जाते हैं, सारा कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन आखिरी मिनट में 2 कारणों से, एक तो उसको लगा कि हवा उल्टी बहने लगी है, तो इस समय मोदी जी के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा शायद ये भी था कि मोदी जी का प्रेशर ये था कि आप आके अनाउंस करिए गुजरात में, तो वो हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन वो चाइना गया। मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई ऐसा कार्यक्रम था कि घर में बच्चा खिलाना था कि भाई वो हो गया, बच्चा खिलाना है मस्त साहब को, वो चाइना गया। मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूं कि जो महाराष्ट्र में जिसका एक अंडर करंट है, लोगों में एक है कि भाई हमारे यहाँ की चीज वहां क्यों ले जा रहे हो, उसी तरह से तेलंगाना में भी है। तो मैं दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं, क्या ये भी वोट जब आदमी देने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में प्रभावित करता है वोटर को? हाँ देखिए आनंद जी, आपने तो सिर्फ महाराष्ट्र की इंडस्ट्री वहां पे लेके जाने की बात करी है, इतना नहीं है। जो इंडस्ट्री थी हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई का आधे मुंबई का मालिक जो है वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया मालूम है क्या? जब से ये सरकार आई है पिछले 10 साल से उन्होंने उसका ऑपरेशन बंद करवा दिया। आज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ये हालत है कि वहां पे उनके सैलरी के पगार के लाले पड़े हैं, पगार नहीं दे सकते, इतना बड़ा ये है। वहां की सारी आवागमन जो थी जहाजों की वगैरह, सारी की सारी उन्होंने ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट कर दिया अदानी जी के पोर्ट के ऊपर। अदानी जी अभी बड़ी बड़ी ऐड छाप रही कि हम अभी पूरे देश का जो है उसका 1/4 हम अभी हैंडल कर रहे हैं वगैरह। लेकिन तभी आप हैंडल कर रहे हो बोलना कि जब तुमने पूरे
मुंबई के ये कर। देखिए मेरा ये कहना नहीं है कि गुजरात का विकास नहीं होना चाहिए, आप विकास जरूर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र का बलि देकर विकास करेंगे। आपने महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट खत्म करवा दिए, महाराष्ट्र का जो इसका व्यापार था डायमंड का वो वहां लेके गए, हालांकि अभी वो वापस आ रहा है वहां से। तो ये जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ये एक तो बहुत डेंजरस है। दूसरी बात में ये मैं बताता हूं कि जो आपने विषय किया टेस्ला का और अपना तेलंगाना का, मैं शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं है। तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो अभी गया था कालेश्वरम, वो जो वहां का इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ये वही मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, जिन्होंने बहुत लंबे चौड़े क्या बोलते हैं उसको इलेक्शन बॉन्ड खरीदे हैं और ये करे। और वो पूरा कालेश्वरम प्रोजेक्ट 3-4 हजार करोड़ रुपए का कुछ तो भी है। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो अभी पूरा क्रैक हो गया, उसमें पानी रखना यानी पूरा ये क्या करवाना, आगे की जितनी ये है ना उतनी सारी तुड़वाना है, इतना डेंजर उसका वीडियो वगैरह आया था। तो ये जो और उसके बाद में जो उसका आपने जो जिसका भाई साहब ने जिक्र अभी छेड़ा था कि आरएसएस और कैसा काम कर रही है, आपको उसमें और एक डेंजरस बात बताऊंगा। देखिए अभी दिल्ली के अंदर आप आनंद भाई, आप दिल्ली से है तो आपने देखा होगा अभी आरएसएस का वो वीडियोकॉन टावर के बाजू में कितना बड़ा उनका ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, हजारों करोड़ रुपए का। बीजेपी के ऑफिस, हर ऑफिस उनका कॉर्पोरेट ऑफिस पैसे से लबालब। ये तो आरएसएस ने तब गुल खिलाए हैं जब उनके पास में पैसा नहीं था, अभी तो कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे लाखों करोड़ रुपया बीजेपी और इनके, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी लाई उसके लिए थी कि बाकी के पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा जो है वो कूड़ा कचरा हो जाए और इनके पास में पैसा, क्योंकि इनको तो पहले ही पता था, इसीलिए तो सारा का सारा चक्कर चला है। एक ये विषय। दूसरा विषय अभी भाई साहब क्या नाम सत्यन नाइक बात कर रहे थे कि इसका मोदी की गारंटी। देखिए एक बात पहले ध्यान में रखिए, ये सारे जगह पे बोल रही है मोदी की गारंटी है, कल जाके मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो जो भी समझ लो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो क्या बोलेगा, भैया वो गारंटी तो आपको मोदी नहीं दिया था, अभी मेरी गारंटी थोड़ी थी, आप अब मोदी जी नहीं है अभी हम क्या करेंगे। ये और ये बिल्कुल ये प्लान करे हुआ है, इनको मालूम है कि मोदी रहने वाले नहीं है, इसीलिए तो मोदी जी अडानी अंबानी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से ये वाहियात बातें कर रहे हैं सारी की सारी। तो इससे ये बात बिल्कुल तय है आज ही कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देखो सत्ता हो सकता है बीजेपी के आए, अभी तो दिखता नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हो जाएंगी तो नेचुरली राष्ट्रपति तो उन्हीं को बुलाएंगे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी समय भी ये सारा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि वही ध्यान में रखते हुए शरद पवार साहब ने अभी कल स्टेटमेंट किया है कि जितनी रीजनल पार्टी है छोटी छोटी ये सारी जाके बीजेपी कांग्रेस के अंदर विलीन होने वाली है, ताकि वो सारी मिला के एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएंगी बिफोर द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सारी ध्यान में रखते हुए ये जो बातें उन्होंने मोदी का जो कार्ड खेला है, मोदी गारंटी कैसी हो सकती है भाई, ये इंडिया की गारंटी हो सकती है, बीजेपी की गारंटी हो सकती है, मोदी गारंटी कल मोदी को नहीं रखेंगे, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बोलेगा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मोदी जी को जाके पूछो आप। तो ये सारी बातें जो चल रही है। और दूसरा इन्होंने सबसे गंदी बात क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अलार्मिंग है, हिंदू मुस्लिम तो ये कर ही रहे हैं हर जगह पे, लेकिन जो अभी परसों अभी जो कल का इन्होंने निकाला और पूरे रात भर सारे टीवी चैनल पे बस वही मुद्दा चल रहा था। एक बात ध्यान में रखिए कि हिंदू की पॉपुलेशन 8% कम हो गई है, मुस्लिमों की 45% बढ़ गई है। अब बोलिए कितना झूठ बोलने का। और ये इलेक्शन कमिश्नर का तो मुझे आश्चर्य लगता है, हाउ दे कैन मेक ए प्रोपोगंडा ऑफ दिस थिंग लाइक दिस। और वो बोलते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या गवर्नमेंट के वेबसाइट से या उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, हाउ इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन। आप ये आपने जैसा बोला है वैसे होने वाला ये हिंदू मुस्लिम का दंगा, क्योंकि इनको अगर वापिस से सत्ता में आना है ना तो ऐसा जैसा पिछले बार इन्होंने पुलवामा लाया वैसा इस बार ये हिंदू मुस्लिम का एक दंगा करवाएंगे भारत के अंदर। अभी इनके हाथ में कोई कार्ड बचा नहीं है और वो करके वो उसके ऊपर हवा पे ये सवार होके ये सारी की सारी चीजें ये करने वाली है। और इसीलिए ये सारा का सारा फिर ये मुस्लिम आबादी वाला, अडानी अंबानी वाला, काला धन, टेम्पो, सैम पित्रोडा,
ये इसीलिए इसी तरीके से ये सारी की सारी ये बातें चल रही है। बातें ऐसी है सादा सरल कि ये जो इन्होंने देखा है कि हमारा राम मंदिर का जो मुद्दा था जिसके लिए इन्होंने बड़ा था, वो राम मंदिर का मुद्दा तो सब्सिडाइज हो गया उनका, वो अभी उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों पे, तो इसीलिए रोज नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी